पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या क्या थेरीज आई थी और धीरे धीरे जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो आज सबसे मॉडिफाइड वर्जन में हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ था वो सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर। पहला आता है क्या, लेबोजियर क्लासिफिकेशन। तो लेबोजियर भाई साहब ने बोला था, सिंपली उसने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल के केस में। उसने बोला मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मींस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मींस नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। बस इतना ही उन्होंने बताया था, लेकिन हाँ ये भी बहुत वैलिड था, क्योंकि जब भी हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो पहले वन बाय वन चढ़ते हैं। तो लेबोजियर ने भी सही बताया, लेकिन प्रॉपर नहीं बताया, क्योंकि हमको पता है मेटलॉइड है, उनके नेचर कैसे हैं, वो सब चीजें जो है पूरा डिफाइन नहीं हुआ। तो उसके बाद आया प्रॉट्स हाइपोथेसिस। प्रॉट्स हाइपोथेसिस ने बोला कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब में हाइड्रोजन है, यानी वो हाइड्रोजन से ही बने हैं। और उसने बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम। क्या बोला इसने, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू n मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये उसने बता दिया, एक सिंपली बता दिया। लेकिन जब आगे हम बढ़े तो आपको पता है सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से तो बने होते नहीं है, हाइड्रोजन सब में तो होता नहीं है, तो ये भी इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद आया लॉ ऑफ ट्राइस। डॉबिनियर भाई साहब ने दिया था लॉ ऑफ ट्राइस। यहां से थोड़ी बहुत चीजें इजी होने लग गई। इसने क्या बोला डॉबिनियर भाई ने, कि जो एलिमेंट हैं उसको अगर हम अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ थ्री, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा इन दोनों का क्या होगा, एवरेज होगा। अगर मैं करके देखूं, और आज के डेट में मुझे पता है कि लिथियम का जो मास होता है वो 7 होता है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का क्या होता है 39 होता है। तो मैं प्रूव करके देखता हूं क्या 23 आता है। हाँ, अगर मैं 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो 7 प्लस 39 क्या होता है 46 डिवाइडेड बाय 2, क्या 23 आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। उसी तरह से उसने और भी एलिमेंट में, सिर्फ एक ही नहीं, उसने और भी एलिमेंट में वेरीफाई करके देखा। जैसे उसने ले लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फिर देखा कि जो ब्रोमीन का मास है इन दोनों का क्या है, एवरेज है, नियर बाय इनका एवरेज है। फिर उसने देखा कैल्शियम के केस में, देखा कैल्शियम, स्टॉर्टियम, बेरियम के केस में देखा, वहां भी बिल्कुल सेम आ रहा था। उसके बाद उसने और भी देखा, जैसे पोटेशियम देखा, रुबिडियम देखा, सीजियम देखा, वहां भी ये चीजें वैलिड हुई थी, मतलब मजे में चल रहा था। ठीक है। फिर उसने फास्फोरस देखा, आर्सेनिक देखा, एंटीमनी देखा, वहां भी चीजें बहुत आसान चल रही थी, मतलब इजी चल रही थी। फिर उसने और भी देखे, जैसे सल्फर देखा, सेलेनियम देखा, टेलुरियम देखा, यहां भी बिल्कुल सही चल रहा था। मतलब मोस्ट ऑफ जगह पे ये बिल्कुल सही चल रहा था, और ये 3 एलिमेंट को लेके इसने एक पेयर बना दिया था, जिसको बोलते हैं ट्रायड्स। बट जैसे ही आगे हम बढ़े, हमने FeCO को लिया, डी ब्लॉक एलिमेंट को, तब देखा भाई ये CO का जो है इन दोनों का एवरेज नहीं आता, इनके तो एटॉमिक मास नियर बाय सेम है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यानी अब उसने कहा कि हर जगह तो वैलिड नहीं है, अगर न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही है तो आपका ये रूल वैलिड नहीं हो रहा है। और 3 क्यों, अब तो आपको पता है 118 एलिमेंट, एक और डिस्कवर हुआ 119 एलिमेंट, आने वाले दिन में और भी डिस्कवर होंगे। तो 3 एलिमेंट का तो नहीं बनने वाला है, 3 एलिमेंट का जो ग्रुप है वो नहीं बनेगा, और भी एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो। हाँ बिल्कुल। तब इस थ्योरी को फिर थोड़ा सा डिस्कार्ड करके आ गया हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी। जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसने एक म्यूजिकल नोट को लेकर एक अरेंजमेंट किया, और बोला फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी सिमिलर होगी। बहुत अच्छी बात है, ये भी वैलिड हुआ अप टू कैल्शियम तक। क्या किया था न्यूलैंड भाई साहब ने, सारे गामा, आपको पता है म्यूजिकल नोट क्या है, सा रे ग म प ध, उसके बाद नी, और उसके बाद क्या, फिर से सा। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर काउंट करके इसको देखो, ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, यानी फिर से सा आ रहा है, यानी 8, यानी इसी का यूज किया कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। अब जैसे उसने सेट किया लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन आफ्टर आपका आ गया क्या, 8वां एलिमेंट सोडियम। इज इट क्लियर। अब बोला सर नियन कहां गया, तो दैट टाइम जो है
इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनर्ट गैस की डिस्कवरी बहुत बाद हुई थी, जिसको रामसे ने ढूंढा था। क्लियर? तो बड़ा खुशी से इसने बता दिया। और ये वैल्यू सोडियम के बाद उसने मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, इनर्ट गैस था नहीं, आर्गन, आर्गन के बाद क्या आ गया, पोटेशियम आ गया। ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमको पता है ये सेम ग्रुप में होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। ये अरेंजमेंट चला। फिर कैल्शियम आ गया। अब वहां से उसके बाद कैल्शियम के बाद इनवैलिड हो गया, क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, स्कैंडियम। अब बताओ मुझे, स्कैंडियम और एमोनियम क्या है, सेम ग्रुप में है? नहीं सर, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद टिटेनियम, वेनेडियम। तो जैसे डी ब्लॉक को उसने अरेंज करना चाहा तो यहां पे जो है थ्योरी इनवैलिड हो गई। यानी ये थ्योरी बहुत अच्छे होल्ड की अप टू कैल्शियम तक, थोड़ा मजेदार समझ में आ गया। और उस समय इनर्ट गैस था नहीं तो परेशानी उसको थी नहीं। क्लियर? अब उसने हाइड्रोजन को क्या किया, हाइड्रोजन को रख दिया था आपके किसके साथ, हैलोजन के साथ। लेकिन जब हम आगे पढ़े तो आपको पता है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर टू अल्कली मेटल भी होती है, यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम भी होती है। यहां पर भी इनवैलिड हो गया। तो कुछ हद तक ये जो था ये करेक्ट था, और किस पे डिपेंड कर रहा था, म्यूजिकल नोट पे डिपेंड किया। कहां तक वैलिड था, अप टू कैल्शियम तक वैलिड था। उस समय क्या इनर्ट गैस थे? नहीं थे। इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इनर्ट गैस का कंसेप्ट नहीं आया था। और ये अप टू 40 एलिमेंट तक वैलिड था, मतलब उस दैट टाइम जो है वो 40 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो उसने उसको मिला जुला के जैसे तैसे करके इसको बना दिया, और उस समय ये चीजें बहुत अच्छी चली और इसको इसके लिए प्राइज भी मिला था, डेवी मेडल मिला था। बड़े खुशी से आई। लेकिन चीजें अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि दिन बाय दिन, डे बाय डे जो है न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। अब क्या होगा? तब उसके लिए आया लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर जो था वो मेंडलीव से थोड़ा पहले आया, और लोथर मेयर भाई साहब ने बोला, ये लोथर मेयर कर्व, उसने क्या किया, ग्राफ तैयार किया। ग्राफ तैयार किया किसका? एटॉमिक वॉल्यूम का और एटॉमिक वेट के बिटवीन एक ग्राफ बनाया। क्लियर? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बिटवीन उसने ग्राफ बनाया। क्लियर? और क्या बोला ग्राफ को उसने विजुअलाइज करके कि जो पिक पोजीशन है उस पे क्या रहेंगे, जैसे ये ग्राफ बनाया, ऐसे करके ये ग्राफ बनते चले गए। क्लियर? ऐसे करके ये ग्राफ बनते चले गए। तो उसने बोला जो पिक पोजीशन है, जो टॉप पोजीशन है, ये देख रहे हो, उस जगह पे जो है आपके अल्कली मेटल रहेंगे। लिथियम, यहां आया सोडियम, यहां आया पोटेशियम, यहां आया रुबिडियम, सो ऑन। ये बोला उसने, बहुत अच्छी बात है। यानी पिक पोजीशन अल्कली मेटल के लिए आया। उसके बाद उसने बोला जो डिसेंडिंग पोजीशन है उसमें उसने क्या किया, अल्कलाइन अर्थ मेटल को लगा दिया। यानी यहां पे लगा दिया बेरिलियम, यहां पे देखा मैग्नीशियम, ठीक है, यहां पे देखा कैल्शियम एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? और अल्कली अल्कली मेटल हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। मेटेलॉइड और ट्रांजिशन मेटल को उसने बोला कि वो कहां रहेंगे, बॉटम पे रहेंगे। जैसे टॉप पे पिक पे क्या था, अल्कली मेटल था। डिसेंडिंग ऑर्डर पे कौन था, अल्कलाइन अर्थ मेटल था। मेटेलॉइड और ट्रांजिशन मेटल को उसने क्या बोला कि ये बॉटम पोजीशन पे रहेंगे। क्लियर? और जो हैलोजन है वो हैलोजन कहां रहेंगे, असेंडिंग पोजीशन पे रहेंगे। असेंडिंग पोजीशन मतलब जैसे यहां पे इसने डाल दिया फ्लोरीन, यहां पे डाल दिया इसने क्लोरीन एंड सो ऑन। इज इट क्लियर टू यू? तो क्या लोथर मेयर कर्व में क्या क्या बोला, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना। पिक पोजीशन पे कौन है, अल्कली मेटल। डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर टू यू? बॉटम पोजीशन पे कौन है, मेटेलॉइड और ट्रांजिशन मेटल। असेंडिंग पोजीशन पे कौन आएगा आपका, हैलोजेंस। लेकिन ये इतना टिपिकल था इस ग्राफ को याद करना कि बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन एटॉमिक वेट का कंसेप्ट आ गया, चीजें समझ में थोड़ी थोड़ी आने लग गई। अब इसी चीज को एक्सटेंड कर दिया मेंडलीव भाई साहब ने, और फाइनल जो सबसे रिकमेंडेड क्लासिफिकेशन वो आया था मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव क्लासिफिकेशन उस समय का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन बन के आया। तो मेंडलीव दादा ने क्या बोला, मेंडलीव भाई साहब जो थे, मेंडलीव दादा ने पीरियोडिक लॉ दिया। उसने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और इस लॉ को क्या बोला गया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और इस एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने जो है एलिमेंट को अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्लियर? और टेबल एक बनाया। और एक बात, जब न्यूलैंड थे तब तक ओनली 40 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी।
और जो मेंडली भाई साहब जब ने क्लासिफिकेशन देना स्टार्ट किया तब तक जो है 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन उस समय भी इनर्ट गैस का कुछ भी पता नहीं था। इनर्ट गैस को बाद में इंट्रोड्यूस किया किसने? रामसे ने। बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है, गुड। तो उसने अब क्या बोला, उसने एलिमेंट को अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम पे। आपको पता है हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया? पीरियड बोला जाता है। और वर्टिकल रोज को क्या बोला जाता है? ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। क्या बोला मैंने? हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया? पीरियड। एंड वर्टिकल कॉलम को क्या बोला गया? ग्रुप्स बोला गया। और उसने बोला कि जो पीरियड हैं उसने 7 हॉरिजॉन्टल ले 7 पीरियड उसने दिखाए, और ग्रुप्स उसने दिखाए 8 ग्रुप, यानी 1 to 8। क्या बोला मैंने? 1 to 8। इज इट क्लियर टू यू? और ग्रुप को उसने डिवाइड किया, सब डिवाइड किया। जैसे 1 डिवाइड हुआ 1A में और 1B में, 2 डिवाइड हुआ 2A में और 2B में, ऐसे उसने डिवीजन किया। 3 डिवाइड हुआ 3A और 3B में, सो ऑन। लेकिन ग्रुप 8 जो था वो डिवाइड नहीं हुआ था, उसमें 9 एलिमेंट्स रखे गए थे। उस समय कितने एलिमेंट रखे गए थे? 9 एलिमेंट्स रखे गए थे। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। अब ये 9 एलिमेंट क्या थे? ये FeCO Ni, देन आफ्टर उसके नीचे लिखा गया Ru RH और PD, उसके बाद लिखा गया OS IR और PT। मतलब इसको सेपरेट नहीं किया, बट आने वाले दिनों में आप देखोगे कि इसको भी सेपरेट किया गया था। लेकिन दैट टाइम क्या बोला? कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 63 एलिमेंट। उनको किस ऑर्डर में अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया। उसके बाद कितने हॉरिजॉन्टल रोज देखे? 7, जिसको क्या बोला गया? पीरियड। कितने वर्टिकल कॉलम देखे? 8 वर्टिकल कॉलम देखे, 1 to 8। उस दैट टाइम इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब इनर्ट गैस एग्जिस्टेंस में आया तो बोले ग्रुप हुआ 1 to 8 इंक्लूडिंग जीरो। जीरो ग्रुप किसको असाइन किया गया? जीरो ग्रुप असाइन किया गया इनर्ट गैसेस को। क्या समझ में आया? ग्रुप को किसमें डिवाइड किया? सब ग्रुप में, 1A 1B 2A 2B 3A 3B। लेकिन ग्रुप 8 को डिवाइड नहीं किया गया। उसमें टोटल कितने एलिमेंट थे? 9 एलिमेंट थे। ये चीजें उसने बताई जो बेसिक चीजें थी। अब जो क्लासिफिकेशन हुआ कि ठीक है सर 1A 1B तो मैं समझ गया, 2A 2B, तो क्या इसने कुछ बेसिक्स लिया था? जो ये क्लासिफिकेशन किया था क्या उसने बेसिक्स लिया? यस। उसने सारे एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड को चेक किए। जिसके ऑक्साइड और हाइड्राइड सिमिलर नेचर के आए, उसकी फॉर्मूला सेम हुआ, उसको उसने सेम ग्रुप में रख दिया। जैसे अगर मैं बात करूं, आप जानते हो लिथियम और सोडियम जो होते हैं वो सेम ग्रुप में होते हैं। हाँ ना सर? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसके ऑक्साइड और हाइड्राइड को उसने चेक करके देखा, क्या ये सही फॉर्मूला है? क्या सेम नेचर में आएंगे? तो आपको पता है लिथियम जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है? LiH। सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है? NaH। क्या ये चीज समझ में आ रही है? उसी तरह से लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है? Li2O। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है? Na2O। तो उसने देखा वाह, इसके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला तो सेम होगा, यानी इनके नेचर भी सेम हो गए। तो इनको क्या कर दिया? एक ग्रुप में लगा दिया। तो इसका बेसिक्स क्या किया था? उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड चेक किए थे। और इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट, जैसे देखो है ना, जैसे RO RH, जैसे LiH, ठीक है, जैसे Li2O R2O RH। जैसे ग्रुप 2 की बात करें RO, जैसे Mg क्या बनाता है? MgO। कैल्शियम क्या बनाता है? CaO। Mg क्या बनाता है? MgH2। Ca क्या बनाता है? CH2। मींस ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम था, तो उसने अरेंज करके ये एक टेबल बना दिया। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसने क्या देखा कि उसने ग्रुप को क्या किया? सब ग्रुप में बांटा, 1A और 1B। कहां से सब ग्रुपिंग स्टार्ट हुई सर? ब्रिज एलिमेंट यानी पीरियड थर्ड के। जैसे देखो यहां पे आप यहां देख रहे हो सोडियम, सोडियम के एक साइड क्या आ गया? पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरे साइड क्या हो गया? कॉपर, Ag एंड Au। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आ गया। उसी तरह से ग्रुप 2 में गए, ब्रिजिंग कहां से स्टार्ट हुई? Mg से। एक साइड क्या आ गया? कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम। अगले साइड क्या आ गया? जिंक, कैडमियम एंड Hg। फिर आगे हम लोगों ने देखा, फिर क्या आ गया आपका? एक साइड आ गया आपका एल्युमिनियम। उसके बाद एल्युमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम, स्कैंडियम, यूटेरियम,
लैंथनम। ये देखो इस तरह से उसने ब्रिज कर दिया, 1A 1B 2A 2B, इस तरह से वो चीजें आगे बढ़ती चली गई। आ गया समझ में? तो अगर कोई पूछे ब्रिज एलिमेंट कौन है तो बता देना पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो ब्रिजिंग हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। डन सर, डन सर। उस समय मैंने बोला था कि इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो इनर्ट गैस को कोई सेपरेट पोजीशन नहीं दिया गया था। अब मैंने बोला 8 में जो ग्रुप 8 है उसको डिवाइड नहीं किया गया था, उसमें कितने एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट। देखो FeCO Ni Ru RH Pd OS IR और PT, ये सब चीजें समझ में आई। हाँ, अब उसने क्या बताया सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट उसने अरेंज कर दिया, बहुत अच्छा, सब कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है, उसने ग्रुप को सब ग्रुप में भी बदल दिया, सब सही बात है, सब कुछ समझ में आया। उस समय 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन इन फ्यूचर जो है और भी एलिमेंट की डिस्कवरी हो सकती थी। तो उसने क्या बोला कि मैं फ्यूचर के लिए साइंटिस्टों के लिए कुछ जगह, कुछ हिंट छोड़ के जाता हूं। तो उसने क्या किया, न्यू डिस्कवरी के लिए कुछ एलिमेंट्स की जगह वैकेंट रखी और उनका नाम उसने दिया इका एल्यूमिनियम। यानी अब जो एलिमेंट अगर डिस्कवर तुम फ्यूचर में करोगे उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सिमिलर टू एल्यूमिनियम होगी, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट है उसको क्लू छोड़ के गया। अब इका एल्यूमिनियम जो होंगे वो आज कौन क्या दिखता है, इका एल्यूमिनियम जो दिखता है वो आज है गैलियम। कौन है देखो एल्यूमिनियम के बाद, ये देखो गैलियम। उसी तरह से उसने बोला इका सिलिकन, सिलिकन जैसी प्रॉपर्टी होगी, आज वो कौन है, जर्मेनियम है। उसके बाद उसने बोला इका बोरोन, इका बोरोन कैसा दिखा, स्कैंडियम के जैसा दिखा, आज मतलब आज जो स्कैंडियम है उसका। उसके बाद बोला इका मैग्नीज जो टेक्नीटियम हो गया, टीसी। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए वो जो इसका मेरिट था उसने नेक्स्ट जनरेशन के लिए जगह छोड़ दी। क्या नाम बोला, फिर से बोलो, इका एल्यूमिनियम मतलब आज गैलियम, इका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, इका बोरोन मतलब स्कैंडियम, इका मैग्नीज मींस टीसी टेक्नीटियम। आ गया समझ में? यस सर, ये आ गया, गुड। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि ठीक है सर ये सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या देखा उसने कि भाई अगर मैं बात करूं ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली बेस्ड किस पे है, एटॉमिक वेट पे। तो एटॉमिक वेट में जब देखा तो देखा गया कि पोटेशियम, ये देखो कहां है पोटेशियम भाई मेरे, ये पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम, तो उस समय तो इनर्ट गैस था नहीं, कुछ पोटेशियम को अरेंज कर दिया। उसके बाद जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 39 होता है, बट आर्गन का एटॉमिक वेट जो होता है वो 39 से ज्यादा होता है, यानी नियर टू 40 होता है। तो कहीं अभी आप लोगों को पता है आर्गन पहले आता है उसके बाद पोटेशियम आता है, लेकिन अगर मैं इसमें ही इसी पीरियोडिक टेबल में आर्गन को रखना चाहूं तो आर्गन तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग पोटेशियम के बाद आता है, लेकिन आपको पता है पोटेशियम के बाद आर्गन नहीं कैल्शियम आता है। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर को वो नहीं बता पाया, और ये क्यों अराइज हुआ था, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। लाइक कहां कहां मिस्टेक किया उसने, देखो मिस्टेक किया सर, जैसे पोटेशियम और आर्गन, इनका जो मास था आर्गन का ज्यादा पोटेशियम का कम, तो आर्गन को क्या होना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था, लेकिन आर्गन आता क्या है, पहले आता है। उसी तरह से और भी देखा उसने, टेल्यूडियम और आयोडीन के केस में देखा यही हुआ, टेल्यूडियम का मास जो है ज्यादा है लेकिन टेल्यूडियम कहां आता है, बाद में आता है। उसी तरह से इसने कोबाल्ट और निकल के केस में देखा, ये सब एबनॉर्मल एनामोलस पेयर है, क्लियर, जहां पे ये रूल वैलिड नहीं हुआ था। उसी तरह से थोरियम और पीए के केस में देखा था, इन सब जगहों पे यही प्रॉब्लम आ रही थी, आगे वाले का एटॉमिक वेट ज्यादा लेकिन एटॉमिक नंबर कम था, क्लियर। अगर एटॉमिक वेट ज्यादा और इसके ऑर्डर में अरेंज करें, आज का हम पीरियोडिक टेबल ना देखें तो पहले क्या आता, पोटेशियम, लेकिन आता कौन है, आर्गन आता है। यानी कहीं ना कहीं एटॉमिक वेट में जो इसके अरेंजमेंट थे उसमें क्वेश्चन मार्क आ गया कि कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लम तो है। उसके बाद आगे डिस्कवरी हुई लैंथेनाइड और एक्टेनाइड का, वो भी उसने पोजीशन नहीं दिया कि लैंथेनाइड कहां रहेंगे, एक्टेनाइड्स कहां रहेंगे। उसके बाद आइसोटोप, आपको पता आइसोटोप क्या होते हैं, जिसके आइसोटोप क्या होते हैं जल्दी जल्दी बताओ, जिसके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब अगर मास अलग अलग है तो एक ही क्लोरीन को अकॉर्डिंग टू मेंडलीव दो पोजीशन मिलना चाहिए, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे डिपेंड है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पे। आया समझ में? यानी आइसोटोप के पोजीशन के लिए भी वह अनसर्टेन रह गया।
क्लियर। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड का पोजीशन भी उसको नहीं पता चला, ठीक है। उसके बाद ये एबनॉर्मल बिहेवियर एनोमोलस पेयर आ गए, जिसमें मास जिस पहले वाले का क्या है, ज्यादा है लेकिन एटॉमिक नंबर कम है, तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन का पोजीशन अनसर्टेन था, वैसे आज भी हाइड्रोजन का पोजीशन अनसर्टेन है, लेकिन उसको भी हम एक डीमेरिट्स में जोड़ सकते हैं। हाँ सर, ये सब डीमेरिट्स आ गए थे इस जगह पे। तो अब इन चीजों को दूर करने के लिए, इन चीजों में थोड़ा मॉडिफाइड करने के लिए, और जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई तो इनर्ट गैस को भी ऐड करने के लिए न्यू थ्योरी आई, और उस न्यू थ्योरी को बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको किसने दिया था, मोसले भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था, मोसले भाई साहब ने दिया था। और मोसले भाई साहब ने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, एटॉमिक नंबर के हैं। यानी एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज करेंगे, ना कि एटॉमिक मास अरेंज करेंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर उसने अरेंज किया तो क्या क्या अच्छी बात हो गई, आइसोटोप का गेम खत्म, और जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका भी गेम खत्म हो गया। क्लियर, तो ये अच्छा हो गया। अब मोसले भाई साहब ने एटॉमिक नंबर को कैसे लिया था, तो मोसले भाई साहब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से मेटल के एलिमेंट के सरफेस पे अटैक करवाया, जिससे क्या निकला, एक्सरे निकला। और उसकी फ्रीक्वेंसी को उसने ऑब्जर्व करके एक रिलेशन दिया, रूट म्यू, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, जेड मींस एटॉमिक नंबर। यानी इस एक्सपेरिमेंट को दे के उसने बोला कि जो बेसिक है, वो जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही है, वो किस पे बेस्ड होगा, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होगा। इस एक्सपेरिमेंट को किया था और इसको लिखा रूट म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर व्हाट, कांस्टेंट। ये रिलेशन उसने दे दिया। और कौन सा लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। उसने भी बिल्कुल मेंडलीव का ही थोड़ा यूज किया। उसने बोला भैया 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, यानी 7 पीरियड होंगे, ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम होंगे, बहुत अच्छी बात है, इंक्लूडिंग जीरो। अब क्यों जीरो इंक्लूड किया, क्योंकि अब जो है इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो चुकी थी, और जीरो ग्रुप किसको असाइन किया गया, इनर्ट ग्रुप को। यानी अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हो गए, टोटल 9 ग्रुप हो गए। कितने ग्रुप हो गए, टोटल 9 ग्रुप हो गए, इंक्लूडिंग जीरो। आया समझ में, हाँ, किस पे बेस्ड था ये, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। कैसे इसको ढूंढा, तो क्या किया इसने, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट के सरफेस पे अटैक किया, तो क्या निकला, एक्सरेज निकला। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके उसने बोला कि फ्रीक्वेंसी ये रिलेशन दिया, ठीक है, और बोला जो बेसिक है वो एटॉमिक नंबर, यानी प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो रही है तो उसको एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पे अरेंज करोगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो होंगे सेम ग्रुप में आ जाएंगे। इसमें कितने पीरियड कितने हॉरिजॉन्टल रो थे, 7, यानी कितने पीरियड थे, 7, लेकिन ग्रुप कितने हो गए, इंक्लूडिंग जीरो, यानी टोटल 9 ग्रुप आ गए। आया समझ में, हाँ सर आ गया समझ में। तो मेंडलीव की कुछ प्रॉब्लम दूर हुई, हाँ, लेकिन अभी भी पूरी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई थी। इसको भी नहीं पता था लैंथेनाइड एक्टेनाइड को कहां रखें, हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी अनसर्टेन था। तब आया जो फाइनल थ्योरी जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं, उस थ्योरी को बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसको दिया था बोर, बड़ी, रैंग और बर्नर ने। इसने क्या बोला कि जो टेबल बनाया वो किसने क्या यूज किया, एटॉमिक नंबर को भी यूज किया और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी यूज किया। इसने बोला कि एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर तो अरेंज करेंगे, लेकिन साथ में वही एलिमेंट साथ रहेंगे जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक सेम होगा, सिमिलर होगा। और ये आज तक का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है और आज हम लोग यही पढ़ते हैं। इज इट क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो कैसे उसने किया था, उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया और एटॉमिक नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो जब मैं लिथियम और सोडियम को कंपेयर करूं तो देखो दोनों लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है s1, चाहे 2s1 हो या 3s1 हो। पोटेशियम का लिखेंगे तो 4s1, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ये सेम ग्रुप में होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। यानी कहा ns1, अगर ns1 है तो ये अल्कली मेटल्स हुए, ठीक है। अगर जैसे मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम में क्या लिखा 1s2
2s2। उसी तरह से मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम में क्या लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को जब मैं कंपेयर करता हूं तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट क्या आता है, सेम आता है s2 यानी ns2। तो उसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया और एटॉमिक नंबर को लेके आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देते हैं उसको बनाया, जो बहुत हद तक करेक्ट है। क्लियर, इसमें भी प्रॉब्लम है, आज भी लैंथेनाइड और एक्टेनाइड का पोजीशन सर्टेन नहीं है, उसको अलग से नीचे लिख के पढ़ते हैं हम लोग, है ना। और हाइड्रोजन का भी उसने सही पोजीशन नहीं दिया, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल और हैलोजन दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, दोनों जगह वो सूट करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऑलमोस्ट वैलिड था। तो बताओ ये थ्योरी किस पे बेस्ड थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने बोला कि जो पीरियड होते हैं वो 7 पीरियड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रुप जो होते हैं, अब वो ग्रुप जो हैं वो 8 नहीं 9 नहीं, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। क्या बोला मैंने, 18 ग्रुप होते हैं, 1 to 18। अब उसको कैसे अरेंज किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। 1A को उसने बोला ग्रुप 1, 2A को उसने बोला ग्रुप 2, 3B को उसने बोला 3, 4B को उसने बोला 4, 5B के लिए आया 5, ये जो आज का है 1 2 3 4 18 ग्रुप, ठीक है। 6B के लिए उसने लिखा 6, 7B के लिए उसने लिखा 7, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है 8 ग्रुप को डिवाइड नहीं हुआ था, तो 8 को उसने एक असाइन किया, 8 9 और 10, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 8 9 और 10 दे दिया, FeCO और Ni। उसके बाद 1B को उसने ग्रुप 11 दिया, 2B को उसने ग्रुप 12 दिया, उसके बाद 3A को उसने दिया 13, 4A को उसने दिया 14, 5A को उसने दिया 15, 6A को उसने दिया 16, 7A को उसने दिया क्या 17, और जो 0 ग्रुप था उसको उसने क्या दे दिया 18। अब आप देखो क्या सब एक दूसरे से लिंकअप हो गए। मेंडलीफ ने 8 दिया था, मेंडलीफ के बाद मोस्ले ने इनर्ट ग्रुप को ऐड करके क्या बोल दिया 0 ग्रुप, सबको इंक्लूड करके आज आपको दिख रहा है। हाँ, तो पुराने वाले और नए वाले में ऐड कर दिया, तो अब कितने ग्रुप हो गए 18 ग्रुप हो गए। और इन ग्रुप को उसने डिवाइड किया था एस, पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। एस मतलब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाए तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाए तो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाए तो वो क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और नीचे उसने लैंथेनाइड और एक्टेनाइड बोला था जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्लियर टू यू? यस सर। तो अब जो क्लासिफिकेशन आया वो क्या आ गया, एस पी डी एन एफ। एस मतलब आपको पता है एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 ही ग्रुप होंगे, 1A और 2A, या आप 1A और 2A को छोड़ दो, अब बोलो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और ग्रुप 1 एंड 2 हमेशा बिलोंग किसको करेगा, एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट को। डन। और एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स रहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दोनों जो हैं आपके वो क्या है भाई, नॉन मेटल्स हैं, इनको छोड़कर एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब सारे मेटल। उसके बाद आपको पता है पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको असाइन किया गया टोटल 6 ग्रुप, यानी ग्रुप 13 14 15 16 17 और 18 ऑल्सो, क्योंकि इसमें मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे और मेटलॉइड्स भी दिखेंगे, और इनर्ट गैस भी नॉन मेटल ही है इंक्लूडिंग इनर्ट गैस। 18 ग्रुप किसको दिया गया, इनर्ट गैस को। तो क्या बोला, एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल दिखेंगे, पी ब्लॉक में मेटल भी दिखेंगे, मेटलॉइड भी दिखेंगे और नॉन मेटल्स भी दिखेंगे। उसके बाद आया डी, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ डी में कितने ग्रुप होने चाहिए, 10 ग्रुप होने चाहिए। तो क्या दिया, ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब जोड़ के देखो 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18, टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप हैं। अब आपको समझ में आया, लेफ्ट कॉर्नर पे एस ब्लॉक, मिडिल पे डी ब्लॉक और राइट कॉर्नर पे कौन, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक क्या होंगे, मेटल्स होंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, क्योंकि
क्योंकि उनमें पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होता है, क्लियर, एक्सेप्ट Zn, Cd, Hg और Cn। Zn, Cd, Hg और Cn डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है क्योंकि उनका डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या समझ में आया? तो पी ब्लॉक में कौन होंगे? मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे और मेटेलॉइड भी होंगे। तो आप पीरियोडिक टेबल को आंख बंद करके इमेजिन करो, क्लियर। ये जो आपका होगा लेफ्ट साइड एस ब्लॉक, मिडिल में डी ब्लॉक, राइट साइड पी ब्लॉक, यानी जैसे जैसे एस से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो मेटेलिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज, नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज, क्योंकि एस ब्लॉक कंप्लीटली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के लिए होता है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल के लिए, और पी ब्लॉक में तीनों चीजें ही होती है। तो क्या ये वेरीफाई हो गया? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक कहां गया? नीचे उसको रखते हैं, नेम क्या दिया है? लैंटेनाइड और एक्टेनाइड, 4f सीरीज एंड 5f सीरीज। तो एफ ब्लॉक को क्या बोला गया? 4f सीरीज और 5f सीरीज, दोनों में कितने एलिमेंट होते हैं? 14 यानी टोटल कितने एलिमेंट हैं? 28 एलिमेंट जो होते हैं वो एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। सर 14 ही क्यों? क्योंकि एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 14, इसलिए 14 और 14। अच्छा, डी ब्लॉक में जो एक सेट में आएंगे वो कितने एलिमेंट आएंगे? 10 एलिमेंट आएंगे, जैसे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, क्योंकि डी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसने डी ब्लॉक को सेपरेट किया, जैसे यहाँ पे 4f और 5f हुआ, वहां डी ब्लॉक को किया था 3d, 4d, 5d एंड 6d, यानी टोटल डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स आए। कितने एलिमेंट्स आए? 40 एलिमेंट्स आ गए। इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर। आया समझ में? यस सर, समझ में आ गया। तो कभी भी अगर ग्रुप और पीरियड असाइन करना हो तो याद रखना एस कभी भी 1 और 2 से अलग नहीं हो सकता, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर किए तो। पी कभी भी 13 to 18 से बाहर नहीं होगा, ठीक है। डी कभी भी 3 to 12 से बाहर नहीं होगा, और एफ ब्लॉक को एक ही साथ रख दिया गया है जिसको बोलते हैं ग्रुप 3, और पीरियड 6 एंड 7 में, मतलब इसका सेपरेट कोई अलग से पोजीशन नहीं। सारे 14 एलिमेंट को अगर 4f सीरीज की बात करूं तो इसको पीरियड 6 में और ग्रुप 3 में रखा गया। क्या बोला मैंने? पीरियड 6 और ग्रुप 3 में रखा गया। और उसके बाद 5f सीरीज की मैं बात करूं तो इसको पीरियड 7 और ग्रुप 3 में रख दिया गया, यानी कोई इंडिविजुअल पोजीशन नहीं दिया गया आज तक। तो आपके पास चांसेस हैं, ढूंढो नया कुछ स्पेशल पीरियोडिक टेबल ढूंढो जहां पे 4f और 5f सीरीज को भी रख सकते हो। तो क्या एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट हमें समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, क्लास खत्म करने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, तो आ जाओ। अब सब चीज को एक साथ मैं टेबुलेट कर देता हूं, अगर कुछ छूटा होगा तो मैं इस सेट में आपको ले जाता हूं। लेबोजियर क्या बोला? मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट दिया। उसने बोला एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे मेटल और नॉन मेटल के टर्म्स में, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद प्रॉट्स हाइपोथेसिस क्या बोला? उसने बोला सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हैं, और उसने बोला एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू n मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है, ये हम सब जानते हैं। यस सर। उसके बाद कौन आया? लॉ ऑफ ट्रायड्स आए। लॉ ऑफ ट्रायड्स ने क्या बोला कि अगर हम 3 एलिमेंट का ग्रुप लेंगे तो मिडिल एलिमेंट का मास रेस्ट दोनों का एवरेज होगा। कहां कहां वैलिड देखा उसने? Li में देखा, Na और K में देखा, उसके बाद CaSr और बेरियम में देखा, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में देखा। ऐसे मैक्सिमम जगह ये वैलिड हुए। कहां वैलिड नहीं हुआ? जब ट्रांजिशन मेटल का केस आया, लाइक FeCO, इनमें ये वैलिड नहीं हुए। और आपको पता है आज जब हम पढ़ते हैं तो सिमिलर एलिमेंट सिर्फ 3 ही नहीं होते, सिमिलर एलिमेंट सेम नेचर के बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम नहीं होंगे, रूबिडियम और सीजियम भी तो होगा। समझ रहे हो? रूबिडियम और सीजियम भी तो होगा। यस, तो इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। न्यूलैंड्स ने क्या किया? म्यूजिकल नोट बोला, फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है? सोडियम के सिमिलर है। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है? कैल्शियम के सिमिलर है। बड़ा अच्छे से उसने इसको बताया, लेकिन ये वैलिड कहां तक था सर? कैल्शियम तक था। उसके बाद जैसे ही आपके ट्रांजिशन मेटल आ गए तो वहां पे ये थ्योरी वैलिड नहीं हुई। उस समय कितने एलिमेंट ऑलमोस्ट डिस्कवर हुए थे? 40 एलिमेंट। क्या इनर्ट गैस था? नहीं था, इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बहुत बाद हुई थी। किसने ढूंढा था? रामसे ने। उसके बाद क्या आया? लोथर मेयर करवाया। सर लोथर मेयर दादा ने क्या बोला? उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का से एक ग्राफ बनाया,
उस ग्राफ में क्या देखा, पीक पोजीशन पे अल्कली मेटल, डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, लोअर पोजीशन पे ट्रांजिशन मेटल और मेटलॉइड, और असेंडिंग पोजीशन पे हैलोजेंस होते हैं। लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब कौन आया, बेस्ट में आया मेंडलीव बाबा। मेंडलीव ने क्या दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इज इट क्लियर टू यू? यानी इसने किसको कंसीडर किया, मास को, और इंक्रीजिंग ऑर्डर मास पे उन्होंने जो है एलिमेंट को अरेंज किया। और इसने बेसिक्स क्या लिया था, हर एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड को चेक किया, सिमिलर नेचर के हुए तो सेम ग्रुप में डाला, डिसिमिलर नेचर के हुए तो अलग ग्रुप में डाल दिया। उस मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे, 1 to 8। एक 1 को किसमें डिवाइड किया, सब ग्रुप में, 1A 2A। उसी तरह से अप टू 7 तक किसमें डिवाइड किया, A और B में। ग्रुप 8 को डिवाइड नहीं किया। ग्रुप 8 में कितने एलिमेंट थे, टोटल 9 एलिमेंट थे। नाम बताओ, FeCO, Ni, Ru, RH, Pd, OS, Ir और Pt। ऐसे याद करो, ऐसे रिवाइज करते जाओ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मेंडलीव के टाइम में कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, सर 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। उसने क्या किया, न्यू साइंटिस्ट के लिए कुछ न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए क्लू छोड़ दिया। क्या नाम रखा, इका एल्युमिनियम। इका एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं, गैलियम। उसके बाद इका सिलिकॉन को क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। उसके बाद इका बोरोन को क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। उसके बाद इका मैग्नीज को क्या बोलते हैं, टेक्नीशियम यानी टीसी। तो ऐसे उसने जगह छोड़ के रखी थी। उसके बाद उसने क्या देखा कि जब ये टेबल को अरेंज किया तो एबनॉर्मल बिहेवियर आ गए। जैसे मैं जिसको एनोमोलस पेयर बोलते हैं, जैसे पोटेशियम और आर्गन का केस देखा। आर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा, तो आर्गन को पहले आना चाहिए था, लेकिन पहले कौन आता है, आर्गन को पहले आना चाहिए था एज पर एटॉमिक नंबर जो आता है। लेकिन अगर मास पे देखे तो आर्गन को कहां आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था। एम आई राइट? उसी तरह से उसने कोबाल्ट और निकल का केस देखा, टेलुरियम और आयोडीन का केस देखा। इन सब जगहों पे इनको मिस्टेक दिखी, और इस मिस्टेक को वेरीफाई कौन किया, सही कौन किया, सर सही किया मॉसले ने, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। उसके बाद मेंडलीव में आइसोटोप के पोजीशन को लेकर अनसर्टेनिटी आ गई, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ये बहुत सारे मेरिट्स भी थे, बहुत सारे डिमेरिट्स थे। अच्छा, मेंडलीव ने एटॉमिक वेट का करेक्शन दिया था, याद रखना। जैसे पहले माना जाता था कि बोरोन जो बोरोन है, बोरोन नहीं, बेरिलियम, जो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो मास होगा वो 13.5 होगा, मतलब टेट्रावैलेंसी है, क्लियर, सॉरी ट्राइवैलेंसी है। तो वो चीजों को उसने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। क्लियर टू यू? उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड था, सर मॉसले एक्सपेरिमेंट पे, यानी एटॉमिक नंबर पे। और उसके बाद उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया। कितने ग्रुप थे, ग्रुप 1 to 8 इंक्लूडिंग 0, टोटल 9 ग्रुप थे। ग्रुप 8 फिर से डिवाइड नहीं था, और बाकी ग्रुप को डिवाइड किस में किया गया था, सब ग्रुप में। कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। और उसके बाद जो आया, जो आज जो है, आज पढ़ते लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको किसने दिया था, बोर, बड़ी, रैंग और बर्नर ने। और ये किस पे बेस्ड था, बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर पे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होंगे तो वो सेम ग्रुप में होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। क्लियर टू? कितने ग्रुप है इसमें, 18 ग्रुप, ग्रुप 1 to 18। 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू मॉसले। एम आई राइट? हाँ सर, पूरा अरेंजमेंट किया। उसके बाद उसने क्लासिफाई क्या किया, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाए तो पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए तो डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर टू यू? गॉट इट? एफ ब्लॉक में कितने सीरीज, 2 सीरीज, 4f और 5 सीरीज। एफ ब्लॉक को सेपरेटली पढ़ते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। दोनों का पोजीशन कहां है, ग्रुप 3rd में दिया गया है, एक पीरियड 6 और एक पीरियड 7। और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट 40 होते हैं। क्लियर? उसमें से जो 36 होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। लास्ट 4 Zn, Cd, Hg और Cn वो क्या होते हैं, ओनली डी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि उनका डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। क्या समझ में आया? एस ब्लॉक में क्या होते हैं, मेटल। पी ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल सारे हो सकते हैं। डी ब्लॉक में क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। और एफ ब्लॉक में भी मेटल्स होते हैं। आया समझ में? यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेशन कौन है, मेटल्स का ही डोमिनेशन है। लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक, राइट साइड में पी ब्लॉक, इसलिए अलोंग द पीरियड जाते हैं तो मेटेलिक नेचर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज। अगर ये दोनों चीजें आप याद रखो तो इस दोनों चीजों से सारी प्रॉपर्टी आप अरेंज कर सकते हो। चाहे
वो एटॉमिक साइज का केस हो, आयनाइजेशन एनर्जी का केस हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का केस हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारे आप अरेंज कर सकते हो। तो चलो क्लास ओवर करें। हाँ सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।